Hello everyone, my name is Ajay Kumar and I am here with Capital Budgeting in Financial Management Part 1. So it is very important topic in the point of view of UGC NET Commerce and Management. So before started with capital budgeting, we need to know about budget means इसकी क्या requirement होती हैं, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंस रखता है। तो अब हम जानेंगे कि भाई जो बजट बनाते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से पहले बनाना होता है या फिर हम इसको बाद में बनाते हैं। तो ऑब्वियसली इसे हम बजट को पहले तैयार करते हैं। लेट्स गेट एन एग्जांपल लाइक यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस एंड आप देखोगे कि आप घर बना रहे हो। आप अपनी पॉकेट को देखोगे कि इफ़ योर पॉकेट इज़ अलाउिंग टू मेकिंग दिस हाउस बिल्ड, सो आप कहेंगे कि आप रेडी हो बनाने के लिए, तो आप बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो आप इसको फ्यूचर के लिए छोड़ दोगे। तो जो इसका आप एस्टिमेशन लगा रहे हो तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बजट बोलेंगे। तो वी कैन से दैट जो कि फ्यूचर में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका एस्टिमेशन करना ही बजट कहलाता है एंड दैट शुड बी इन फिनेंशियल इन टर्म्स। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बजट बनाना ज़रूरी होता है और हमें ये भी देखना होता है कि हम जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कितनी फ़िक्स एसेट्स लगेगी और उसमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और इसमें कितने एक्सपेंसेस लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ही इवैल्यूएशन करना ही बजट कहलाता है। अब हम जानेंगे कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। सो गाइस, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली बजट इन द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अ बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड of a time and usually compiled and re-evaluated on a periodic basis. So जो बजट होता है वो हमारे एक एस्टिमेशन लगाना होता है फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बजट कैन बी मेड फॉर अ पर्सन, ये किसी एक पर्सन के द्वारा बना जा सकता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ बिजनेस, अ गवर्नमेंट और जस्ट अबाउट एनीथिंग एल्स दैट मेक्स एंड स्पेंड मनी। सो बजट क्या है कि ये किसी के भी थ्रू बनाया जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो या फिर कोई बिजनेस हो और या फिर गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट भी क्या करती है, जब कोई जैसे 5 साल के अंदर या फिर 1 साल के अंदर जो भी एक्सपेंस उनको पूरे 5 सालों में या फिर 1 साल में करना होता है तो उसके लिए वो बजट तैयार करती है। सो इसी चीज़ को ही बजट बोला जाता है। So guys, now the turn of capital budgeting. So what is exactly capital budgeting? So we will learn it according to the definition. So the capital budgeting, it is a process of deciding whether or not to commit resources to a particular long-term project whose benefits are released over a period of time longer than 1 year. So जो कैपिटल बजटिंग होती है, कैपिटल बजट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज पर और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट पर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमें रिटर्न्स, बेनिफिट्स और जो प्रॉफिट हैं वो हमें लॉन्ग टर्म तक ही मिलते रहें। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एसेट्स, the return from which will be released in future time period. मीन्स इसमें क्या होता है कि हमें कैपिटल बजटिंग में ऐसी एसेट्स का सिलेक्शन करने की प्लानिंग करनी होती है जिनसे हमें रिटर्न्स और बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में मिलते रहें। सो नेक्स्ट इज फीचर ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो द फीचर ऑफ कैपिटल बजटिंग आर, फर्स्ट वन इज exchange of current funds for the benefit to be achieved in future. So जो ये exchange of current funds है, इसका क्या मतलब है कि हमें अपना पैसा कौन सी ऐसे assets में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमें रिटर्न मिलता रहे। नेक्स्ट इज फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर। सो जो हमारे बेनिफिट्स हैं हमें ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को मीन्स अपने फंड को, जहाँ से हमें बेनिफिट्स
एक कंटिन्यूटी में मिलते रहे, रेगुलर वे में मिलते रहे। फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेस्टिंग योर फंड्स इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, सो आप ये सोचेंगे कि हमें जो रिटर्न है वो एनुअली बेसिस पर मिलता रहे या फिर मंथली बेसिस पर मिलता रहे। सो इसका मतलब यही है कि आपको जो भी बेनिफिट है वो सीरीज़ वाइज मिलते रहे, और फॉर एन ईयर, फॉर एन 2 ईयर्स। सो जो भी बेसिकली है आपको रेगुलर वे में मिलता रहे। सो नेक्स्ट इज फंड्स इन्वेस्टेड इज़ नॉन फ्लेक्सिबल एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़। जो फंड्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो कौन सी एक्टिविटी है, वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है कि हमें फंड्स को लॉन्ग टर्म्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें पहले से ही ये अपना आपको माइंडसेट कर लेना चाहिए कि हमें जो भी फंड हैं वो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करने हैं। इट इन्वॉल्व जनरली ह्यूज फंड्स। तो जो कैपिटल बजटिंग में हम अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं तो वो काफ़ी सारा अमाउंट होता है जिसको हमें इन्वेस्ट करना होता है। जो छोटे अमाउंट को हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल, जो एक स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ के लिए होता है। एंड द कैपिटल बजटिंग इज़ more than 1 year to 5 year to more than 5 year। एंड नेक्स्ट इज़ दे आर इरिवर्सिबल डिसीजन। सो इसके अंदर क्या है कि आप अपना ह्यूज फंड लगाते हो और नेक्स्ट टाइम आप ये क्या सोचते हो अपने माइंड में कि हमें अपना बिज़नेस चेंज करना है या फिर अपने बिज़नेस को चेंज करना है, और हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम अपने बिज़नेस के अंदर से जो भी हमने अमाउंट लगाई है हम उसको बाद में लेना चाहते हैं, अभी लेना चाहते हैं। तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल बट लेसर अमाउंट ऑफ चांस कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो। So next we have the method and technique of capital budgeting. So we have two type of techniques. So first one is traditional method. So this is something which we used to use on the initial time of period. So it has something payback period method. So payback period method is, what is that? So payback period method, how soon can we get our cash back, मीन्स कितना जल्दी हम अपने कैश को रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं तो हमें उनमें से कुछ का इवेल्युएशन करके कुछ मेथड के बेसिस पर हम इनमें से एक है, कुछ मेथड के बेसिस पर हम इसका इवेल्युएशन करते हैं। तो उनमें से क्या है, एक पे बैक पीरियड मेथड। इसका मतलब यह है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारा प्रोजेक्ट हमें रिटर्न देना स्टार्ट करता है, और जितना जल्दी प्रोजेक्ट हमें रिटर्न देना स्टार्ट करेगा उतना ही उसे अच्छा माना जाता है। सो वी हैव two types in this payback period method, when cash inflow is equal and when cash inflow is not equal। so क्या मतलब इनका दोनों का कि when cash inflow is equal, जब आप इन्वेस्ट करते हो अपना मनी किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी कमोडिटी में, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका पैसा रेगुलर वे में आए। तो जब आप कैश इनफ्लो इज़ इक्वल में होता है कि आपका रिटर्न हर साल इक्वल आपको मिले। जैसे आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के टाइम बाद आपको इक्वल अमाउंट मिले। और जो कैश इनफ्लो इज़ नॉट इक्वल इज़ व्हाट डज इट मीन, कि आपको इसमें इक्वल अमाउंट नहीं मिलता है। सो वी विल डिस्कस दिस टू टाइप्स विद एन एग्जांपल। सो नाउ वी विल understand the payback value with an example. So when an annual return is equal, so with an example, that is the project cost 1 lakh and yield an annual cash inflow of 20,000 for 8 years, calculate payback value। so the 1 लाख रुपये हमें एनुअल कैश दे रहे हैं और हमें इनफ्लो कितना हो रहा है, मीन्स 20,000 हमें इसमें मिल रहा है तो 8 ईयर्स के लिए। तो हमें इसकी पेबैक वैल्यू निकालनी है। सो हमारा जो टोटल ऑफ ईयर्स है दैट इज़ 8 ईयर्स, 2020। सो वी आर गेटिंग means recover our value in a 5 years। so remaining is 3 years, we are getting the profit of 60,000 rupees, because हमने जो हमारी जो वैल्यू है वो 5 सालों में कंप्लीट हो रही है, और 5 सालों में कंप्लीट हो रही है। जैसे 20,000 1 लाख रुपए हो गए, बचे कितने, 3,000 रुपये, मीन सॉरी 3 साल में हमें 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सो इसका एक फॉर्मूला है दैट इज़ एनुअल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, मीन्स हमने कितना पैसा लगाया है प्रोजेक्ट के अंदर, और
कितना पैसा हमें मिल रहा है एनुअली बेसिस पे. सो we will divide it into the value. So 1 lakh rupees, that is our cash outflow, and we are getting 20,000 for an year. So 5,000 rupees 5 year. So जो 5 year है ये हमारी क्या है, पेबैक वैल्यू. ठीक है, एंड दैट इज 60,000. it is our profit. So shall I take this project? Yes, of course. Yeah, we will take this project, and that is our means method how to calculate the payback value. So we can take the decision according to this decision rule. So we have two situations, that our payback period and target period. So if our payback period is less than our target period, so we simply accept this project, because on the last example our payback period was 5 year, because हमारे 5 सालों के अंदर हमारा जो अमाउंट था 1 लाख रुपए वो रिकवर हो रहा था, और टारगेट पीरियड क्या था 8 साल. बिकॉज और क्योंकि 8 साल के लिए टारगेट पीरियड, टोटल जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं टारगेट पीरियड, और हमारी जो कैश हमारा जो रिकवर हो रहा था 5 साल में रिकवर हो रहा था, तो इट मीन्स कि हमें प्रॉफिट हो रहा था. तो इस सिचुएशन से क्या है कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है. और अगर हमारा पेबैक पीरियड इज़ ग्रेटर देन द मीन्स टारगेट पीरियड, सो सिंपली वी नीड टू रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज जिस प्रोजेक्ट में हमें लॉस हो रहा है तो वो प्रोजेक्ट रखने की क्या ज़रूरत है. So the second example, that is when the annual return is not equal. So an industry is considering investment in a project which is cost 6 lakh rupees. Cash inflows are for 5 years. 1,20,000, 1,40,000, 1,80,000, 2 lakh, 2,50,000. So we need to calculate the payback value. So that is we should keep in mind that the value is not equal, right? So in this you no need to take the previous formula. It has another, that is cumulative formula, because the return amount is not equal. So what we need to do, we need to find out with cumulative way. It is very simple. So we need to draw the 3 columns. First we take the year column, so that is from the 0 to 5, then cash flow, and then third one is cumulative, right? So we have taken the 0 value, means 0 years. So it is nothing but first day of the first year. That is why we have invested 6 lakh rupees, and that is why we has taken it is in negative value. This is the outflow of cash, that's why we have taken it is in negative. Then the following year are in the positive, right? So we just need to understand how to means how to calculate the means payback value, right? So first we need to take the 6 lakh rupees, that is in the negative value, and then we will take the 1,20,000 rupees. So we need to find out the difference between the two values, that is 4,80,000, right? And then we need to take the difference of the another value, that is 4,80,000 divided by 4,40,000 rupees. So we will get the value 3,40,000. So on. So in the mid of 3 and 4 year. So in the mid of 3 and 4 year, the initial amount is 6 lakh is recovered. You are finding this value, the 40,000, that is in the positive value. So we are thinking that our value is recovering gradually, right? So how we get to know the exact value within figure? So I will make you understand. So how we get to know exact value when the end of the 3rd year is over, and on the 4th year this amount is recovered. So we will make you understand that with an example. So 3 year
plus 1,60,000 divided by 2 lakh. So you will think that you are thinking that how we get this value, from where we find out this value, right? So it's a little tricky where student get confused. You just need to choose the positive value, that is this one, right? The positive value is this one. Okay, you just need positive value and take just above value 1,60,000, right? In any question, like कोई भी question है जिसमें भी आपको positive value मिल रही है, you need to take the just above, that is 1,60,000 in this question, okay, which is in negative. Okay, and divide beside of value of this and add year in this, add year. So we have 3 years, this is the 3 years, we just need to add in this. Okay, so we will get the exact figure of this value. So we have get 3 years is equal to means plus 1,60,000 divided by 2 lakh. So we found with the cross multiplication 3 years plus 0.8 and we got 3.8 years, right? So कैसे हुआ ये, तो हम इसको जानेंगे कि कैसे हुआ ये, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल के बाद हुआ ये, जब हमें 1,80,000 रुपये रिसीव हुए थे, ठीक है, 3 साल में हमें 1,80,000 रुपये रिसीव हुए थे, फिर भी हमें 1,60,000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? सो बिफोर द पॉजिटिव वैल्यू वी स्टिल नीड of 1,60,000 rupees. Okay, so that's why we have to check this according to this method. So I hope आपको ये समझ आ गया होगा. If you like my video, so keep subscribe and share this video. So I'll meet you in my next video.